हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। तो देखो बच्चों, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़कर आए थे वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आया हूं। ठीक, तो जिन बच्चों ने वाष्प दाब पढ़ा होगा वो आज टॉपिक है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 में वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मतलब जब हमने वाष्प दाब पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक, उसमें हमने नंबर 1 करके हेडिंग लिखी है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव की प्रकृति। ठीक है मेरे भाई, बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप जब यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पीछे के जो 3 4 5 लेक्चर है, जो वीडियो हैं, इसे देखने से पहले आप उन्हें देखकर जरूर आए, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक सीक्वेंस में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम कहीं से भी रेंडमली कोई चीज ऐसी पढ़ेंगे तो हो सकता है उसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आए। ठीक, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बस आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। लेक्चर को बाय वन करके एक एक करके देखना चाहिए, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सिक्स, सेवेंथ, ऐसे आपको लेक्चर देखने चाहिए। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सच में ही केमिस्ट्री को समझने और उसे अच्छा स्कोर उसमें करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, हमने हेडिंग डाली है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव्य की प्रकृति। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो हमने क्या करा, हमने लिया कोई बर्तन। क्या करा भाई, कोई बर्तन, और उसमें लिया मेरे भाई कोई लिक्विड। क्या लिया, कोई लिक्विड। हमने लिया कोई बर्तन, उसमें क्या लिया, कोई लिक्विड या कोई द्रव कह दो, चाहे लिक्विड। ठीक है जी, ठीक। देखो मान लीजिए ये पानी है, चाहे कुछ भी कह दो आप। ठीक है, देखो देखो ये जो इसके अणु है ना, ये जो अणु है इसके अणु कह दो, चाहे कण कह दो। ठीक, देखो अगर इस द्रव के अणुओं के बीच, अगर इस द्रव के अणुओं के बीच, कौन से अणुओं के बीच, जैसे ये अणु, ये अणु, ये अणु, इनके अणुओं के बीच, आपस में इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो, मतलब आकर्षण बल मतलब ये एक अणु, ये एक अणु, अगर ये एक दूसरे को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा है। और अगर ये एक दूसरे को अपनी ओर कम खींचते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच आकर्षण बल कम है। मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल। बात कहने की वह है। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा कि अगर इस द्रव के अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल बहुत कम हो, ठीक, तो जब इन अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रीली मूवमेंट करेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। ठीक है, जब इन अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, सॉरी कम होगा, तो जब आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब यह है कि इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, मतलब ये तेज गति करेंगे। ठीक, ठीक है, जब इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि इनका वेग भी ज्यादा होगा। ठीक, और जब इनका वेग ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि ये तेजी से टक्कर मारेंगे, और जब ये तेजी से टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब यह है कि इनका वाष्प दाब भी अधिक होगा। आई बात समझ, इनका वाष्प दाब भी अधिक होगा। समझ रहे आप मेरी बात, दोबारा सुन लो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यदि इस द्रव के अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कम, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा, जब गतिज ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा, और जब वेग ज्यादा तो तेजी से टक्कर मारेंगे, और जब तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। आ रही बात समझ, ठीक, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात, जो मैंने आपको समझाना
चाहा है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। यदि द्रव के अणुओं के बीच, यदि द्रव के अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम हो तो उनकी गतिज ऊर्जा अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक, ठीक, और गतिज ऊर्जा अधिक, वेग अधिक होगा, नहीं होगा वेग अधिक, ठीक, और वेग अधिक तो तेजी से टक्कर मारेंगे, तेजी से टक्कर मारेंगे, इसीलिए वाष्प दाब भी अधिक, इसीलिए वाष्प दाब भी अधिक होगा, इसलिए वाष्प दाब भी अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे जैसे पेट्रोल व जैसे पेट्रोल व स्प्रिट के वाष्प दाब अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, जैसे पेट्रोल व स्प्रिट के वाष्प दाब अधिक होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, आपको ये बात पता कि जो पेट्रोल होती है, जो स्प्रिट होते हैं ना, ठीक, उनके वाष्प दाब इतने ज्यादा होते हैं कि वो उड़ जाते हैं, कि वो उड़ जाते हैं। इसलिए तो उड़ते हैं क्योंकि उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है। ठीक, एक बात और सुनना, अगर मैं आपको ये कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये कहूं कि इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा होने का मतलब देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा, दोबारा सुन लो। मैंने कहा कि अगर द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, गतिज ऊर्जा ज्यादा तो वेग ज्यादा, वेग ज्यादा तो तेजी से टक्कर मारेंगे, और जब तेजी से टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अभी मैंने ये बात बताई, ठीक। फिर मैंने कहा कि इसका उल्टा भी सही है। उल्टा मतलब अगर मैं ये कहूं, अगर द्रव के अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा कम तो वेग कम, और वेग कम तो धीरे से टक्कर मारेंगे, और जब धीरे से टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब यह है कि वाष्प दाब भी कम होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा इसका उल्टा भी सही है, हाँ या ना, इसका उल्टा भी सही है। अर्थात मैं लिख देता हूं, अर्थात यदि अणुओं के बीच, यदि अणुओं के बीच आकर्षण बल या आकर्षण बल अधिक, आकर्षण बल अधिक तो वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे
शहद व ग्लिसरीन के वाष्प दाब कम होते हैं। दोनों के ही वाष्प दाब क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? आपको एक बात पता कि शहद का भी और ग्लिसरीन का भी वाष्प दाब कम होता है, ना तो शहद उड़ता और ना ही ग्लिसरीन उड़ती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो देखो एक नोट लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक नोट लिखते हैं, हमने लिखा नोट। ठीक है जी, नोट। देखो अगर मैं यहां लिख दूं कि द्रव की श्यानता अधिक तो वाष्प दाब कम। तो वाष्प दाब कम। ठीक, नोट में मैंने लिखा कि अगर द्रव की श्यानता अधिक हो तो वाष्प दाब कम होगा। क्यों होगा ऐसा? देखो श्यानता का मतलब, देखो श्यानता एक ऐसा फैक्टर है, श्यानता एक ऐसी चीज है कि अगर आप फिजिक्स में देखो तो वो अलग चीज होती है, और अगर आप उसे केमिस्ट्री में देखो तो वो अलग चीज होती है। ठीक है, देखो फिजिक्स में वो क्या होती है वो बात अलग है। फिजिक्स में तो होती है दो द्रवों की परत के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, उसे श्यानता कहते हैं। लेकिन मैं यहां क्या कहता हूं, श्यानता का मतलब है केमिस्ट्री में, श्यानता मतलब गाढ़ापन। क्या मतलब? गाढ़ापन। ठीक, देखो अगर किसी द्रव की श्यानता ज्यादा है मतलब उसका गाढ़ापन ज्यादा है, तो उसका वाष्प दाब कम होगा, तो उसका वाष्प दाब कम होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। ठीक है, हो गया? चलो अगली तरफ चलते हैं। दो नंबर की हेडिंग है ताप। ठीक, दो नंबर की हेडिंग है ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है जी, ताप मतलब टेम्परेचर। अब आपको एक बात और बता, देखो क्या करें हमने फिर वही कंटेनर लिया, बर्तन, उसमें फिर एक लिक्विड। ठीक है जी, उसमें क्या लिया? कोई लिक्विड। देखो अगर मैं इस लिक्विड का क्या करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ताप बढ़ाऊं, तो ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? टक्कर तेजी से मारेंगे, जब टक्कर तेजी से मारेंगे तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। आ रही बात समझ? ताप बढ़ाया तो क्या बढ़ी? गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो वेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो टक्कर तेजी से, और टक्कर तेजी से तो वाष्प दाब भी ज्यादा। आ रही बात समझ? मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं, ध्यान से देखना। देखो ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इसीलिए वेग में, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी इसलिए वेग भी बढ़ जाएगा। वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि। ठीक, और वेग में वृद्धि तो तेजी से टक्कर मारेंगे, तेजी से टक्कर, इसीलिए वाष्प दाब, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा। हाँ या ना? ठीक, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। देखो अगली हेडिंग लिखते हैं, ध्यान से देखना। हेडिंग है
द्रव द्रव विलयन का, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, यह है हमारी अगली आइडिया, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है मेरे भाई। तो देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई विलयन है, कोई क्या है, विलयन। ठीक, और उस विलयन में मेरे भाई हमने ले रखे हैं दो द्रव, वो विलयन मतलब उसमें एक द्रव ए है और एक द्रव बी है। ठीक, एक विलयन है और उसमें दोनों ही घटक क्या है, द्रव है, मतलब जो घटक ए है वो भी द्रव है और जो घटक बी है वो भी द्रव है। ठीक, देखो अब आप एक बात ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मुझे इसलिए बतानी क्योंकि ये आगे काम आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, देखो माना एक वाष्पशील विलयन, माना एक वाष्पशील विलयन में दो घटक ए व बी है, जिनके आंशिक वाष्प दाब, जिनके आंशिक दाब या वाष्प दाब, आंशिक दाब क्रमशः पीए व पीबी है, पीए व पीबी है, इसलिए कुल वाष्प दाब, इसलिए कुल वाष्प दाब वो हो जाएगा P बराबर पी ए प्लस पीबी। ठीक है जी, इसलिए क्या हो जाएगा, कुल वाष्प दाब P बराबर पी ए प्लस पीबी। मतलब देखो एक द्रव द्रव विलयन था, उसका वाष्प दाब की बात करिए। ठीक, मतलब जो घटक ए था उसका आंशिक वाष्प दाब कितना है, पीए है, और बी का कितना है, पीबी है। तो अगर मैं पीए और पीबी को जोड़ दूं तो इन दोनों को जोड़ने में तो पूरे विलयन का नहीं आ जाएगा कुल वाष्प दाब, तो पी बराबर आ जाएगा पीए प्लस पीबी। तो ये किसी भी द्रव द्रव विलयन का क्या है, कुल वाष्प दाब कितना होता है, पी बराबर पीए प्लस पीबी। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब मैं अगला टॉपिक पढ़ूंगा, इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां ये यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप जितना मैंने आज आपको बताया है ये समझ में आया होगा। तो मेरे भाई बस आप मेरे साथ देते जाइए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के टॉपिक के साथ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।